मैं मानता हूं कि कानून बन जाए, और कानून किस लिए बनता है? अगर कोई डरा करके धर्म परिवर्तन करता है, कोई इंड्यूसमेंट से धर्म परिवर्तन करता है, कोई लालच दे करके धर्म परिवर्तन करता है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। जो लोग खुलेआम कहते हैं कि घर वापसी होगी, जो लोग खुलेआम कहते हैं कि इतने लोगों को हम कन्वर्ट करेंगे, जो खुलेआम कहते हैं कि हम मुसलमानों की बहन बेटियों को हम शादी करके उनको हिंदू बनाएंगे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? उनके खिलाफ लव जिहाद का कानून क्यों नहीं काम करता? तो कहने का मतलब है कि जब कायदे कानून जिस परिप्रेक्ष्य में बनते हैं, जिस माहौल के साथ बनते हैं, उसी तरह से काम होता है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, लव जिहाद हो, कन्वर्जन का कानून हो, ये जब बना है तो जिस पर्सपेक्टिव में बना है, जब ये फील्ड में आता है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहे कितना भी धर्म गलत तरीके से कर दे परिवर्तन, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई नहीं होगी। और लीगल तरीके से कोई आदमी मुसलमान बनना चाहता है, क्रिश्चियन बनना चाहता है, और उसको 10 बार ठोका ठटाया जाता है कि भाई सही में बनना चाहते हो, कोई तुम पे दबाव तो नहीं है, कोई तुमको लालच तो नहीं दिया है, अपनी मर्जी से बन रहे हो, अफिडेविट साइन कर रहे हो, सब कुछ करने के बाद भी उस पर कार्रवाई होती है। मैं बोलना चाहता हूं हिंदू भाइयों को, हमारे बड़े भाई हैं इस देश में, उनके साथ हम इस देश को शेयर करते हैं, सारी चीजों को शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों, ये सरकार जब से 2014 से आई है और आज 9 साल पूरा हो रहा है, 9 साल मुसलमानों का बुरा हाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी सरकार से कभी यह सवाल क्यों नहीं पूछते कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हो, आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो, आप हिंदू और मुसलमान की बात क्यों करते हो, आप लड़ाई झगड़े की बात क्यों करते हो? हमारी बात तुम कब करोगे? मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आपने कभी पूछा कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई? पेट्रोल और डीजल जो 60-65 रुपए प्रति लीटर हुआ करते थे, आज 106 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। आज आप देखते होंगे एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऑफ इंडिया है, और इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। यह रिपोर्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी, इसमें ओएम नाम का एक अलग कैटेगरी है, अदर माइनॉरिटीज, उनके बारे में भी यह रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट क्या कहता है? पूरा एक पिक्चर खींचता है और कहता है कि माइनॉरिटीज की हालत तो खराब है, लेकिन स्पेशली जो मुसलमान हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और अगर इनको अच्छे तरीके से बेहतर नहीं बनाया गया तो आने वाले 10-15 सालों में यह भारत के नए दलित बनेंगे। चाहे लिटरेसी रेट हो, हायर एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारे इंडिकेटर से अगर देखा जाए तो मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तो उन्होंने एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी डेवलपमेंट, एक अलग से मिनिस्ट्री उन्होंने शुरू किया। मिनिस्ट्री शुरू होने के बाद अलग से बजट एलोकेशन होता था, खर्च होता था, उसका मॉनिटरिंग किया जाता था, और ये सारे माइनॉरिटीज पे खर्च होता था, सिर्फ मुसलमानों पे खर्च नहीं होता था। उस वक्त कहा जाता था, जो यहाँ के दानिश्वर हैं भारत के, वो कहा करते थे कि यहाँ के माइनॉरिटीज आज एक डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, यानी ऐसे नागरिक हैं जिनके विकास के बारे में बात होती है। लेकिन 2014 के बाद जो हालत है पूरी तरह से तब्दील हो गई। आज हम क्या देखते हैं? मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, उनको कैसे डेमोनाइज किया जाए,
बात बात में उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ, राइजिंग डिस्क्रिमिनेशन। और 2004 से लेकर के 2014 तक सरकार ने जो स्कीमें चलाई थी उनको धीरे धीरे करके उनको बंद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं इन सारी चीजों पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, सिर्फ एक इशू पे जिक्र करूंगा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आप समझते हैं कि एक आदमी को एक झुंड मार देता है, यह इतनी आसान बात नहीं। यह मॉब लिंचिंग हमारे लोकतंत्र पे एक काला दाग है। यह जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ चैलेंज है, उनको खुला एक चुनौती है। जो लोग झुंड में आकर के एक निहत्थे एक कमजोर आदमी को मारते हैं, वो यहां के रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हैं कि तुम्हारे पास कितने भी संविधान हो, कितने भी कानून हो, उनको हम नहीं मानते और हम सरेआम हत्या करेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उनकी खामोशी, आपने सुना होगा ना, खामोशी को रजामंदी कहा जाता है। जो लोग खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, चाहे वो सर्वोच्च पद पे बैठे पीएम हो, एचएम हो, चाहे वो सरकार का सीएम हो, चाहे सरकार वह स्टेट का एचएम हो, होम मिनिस्टर हो, अगर वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि उसको समर्थन करना है। साधारण बात तो कम से कम बोली जानी चाहिए। अगर किसी की हत्या होती है तो कम से कम इतना तो कहा जाए कि यह हत्या जो है ये एक जघन्य अपराध है, इसकी हम जांच करेंगे, आरोपियों को सजा देंगे। इतना भी सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आकर के ये बात नहीं कहता। और ये मॉब लिंचिंग की वजह से भारत की इंटरनेशनल लेवल पे बदनामी हो रही है। जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग हैं खुले कानून को चैलेंज कर रहे हैं, यह दिखा रहे हैं कि हम आज 21वीं सदी में नहीं, हम 14वीं 15वीं सदी में रह रहे हैं। वो यह नहीं दिखा रहे हैं कि हम एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक, एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं। वो ये दिखाते हैं कि हम यहां नहीं रह रहे हैं, हम अफ्रीका के कल्चर को मान रहे हैं। ये एक मॉब लिंचिंग एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करता है। उसके बाद आते हैं सरकार का रवैया। काफी लोगों ने कहा कि आजकल टारगेटेड लेजिस्लेशन का जमाना है, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सीएए हो, लव जिहाद हो, एंटी कन्वर्जन लॉ हो, ये सारे जो कानून बने हैं इनको अगर तरीके से देखा जाए तो दिस ऑल एक्ट्स आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ट्रिपल तलाक की बात ली जाए तो हमारी बहनों ने सड़कों पर आकर के कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, दानिश्वरों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एकेडमिशियंस ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक आदमी आके कहता है कि हम मुसलमान बहनों को इंसाफ दिला के रहूंगा। इंसाफ दिलाओगे ठीक है, लेकिन क्या बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाओगे? मुजफ्फरनगर दंगे में हमारे बहनों के साथ जो बलात्कार हो गया उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? कठुआ में हमारी बहन बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा? ट्रिपल तलाक इसलिए लाया गया ताकि करके नौजवानों को किसी तरह से पकड़ करके जेल में डाला जाए। आज आप देखिए लव जिहाद के खिलाफ अलग अलग कानून बन रहे हैं, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग इसके पहले आए थे इसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो एक केंद्रीय मंत्री से हम लोग मिले। उन्होंने कहा कि कन्वर्जन होगा तो कानून तो बनेगा। मैंने कहा सर आपको लगता है कि कन्वर्जन अगर राष्ट्रीय समस्या है तो नेशनल लेवल पे एक ही कानून क्यों नहीं बनता है कि हर राज्य में कानून बन रहा है?